रावण की सभा शंभु बंधियो बजरंग, लहू लसत सिंदूर सम खूब खेलियो रण रंग। ज्यो रवि छवि लखत ही नथित होत बदरंग, त्यों तब तेज निहारते तखत तजयो अवरंग। आजादी की चाह मनुष्य ही नहीं, हर जीव के भीतर होती है। भारत का स्वराज संग्राम भी भारत के जनमानस की इसी चाह का फल था। मुगलों की क्रूरता से आहत मानवता जब तड़प उठी तो स्वतंत्रता की चाह ने हथियार उठा लिए। राष्ट्र की जागृति गुलामी के बंधनों को काट देती है। अपने जनमानस को गुलामी से निकालने के लिए ही शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की थी और अपना राज्याभिषेक कराया था। शिवाजी महाराज ने स्वराज की परिकल्पना को साकार करने में अमूल्य त्याग किए, किंतु आने वाले भविष्य में उन्हें और भी त्याग करने थे। वो त्याग क्या थे जानते हैं हम इस एपिसोड में। पिछले 2 सीजन में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की कहानी के बारे में जाना। इसके साथ साथ हमने शिवाजी की कूटनीति, चालाकी और उनकी शौर्य गाथाओं के बारे में भी सुना। किंतु अब तीसरे सीजन में हम उनके पराक्रमी पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के साहस से चित परिचित होंगे। आपके द्वारा मिला खूब सारा प्रेम स्नेह हम सबको यह कार्य करने की शक्ति देता है। आपका भरोसा जिस पर हम खरे उतरने की कोशिश करते हैं। हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि हम इसी तरह आपके प्रेम को पा सकें और आपको मनोरंजन प्रदान कर सकें। हम विशेष तौर पर श्री समर्थ पुस्तकालय व लोकमान्य वाचनालय को तहे दिल से इनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ हम इस पुस्तकालय को उसकी 1 शताब्दी पूरी होने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। दोस्तों, मैं कुशल दीक्षित आपको सुना रहा हूं स्वराज की कहानी ओम टीवी पर। स्वराज लाने के लिए शिवाजी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्हीं महत्वपूर्ण कदमों में राज्याभिषेक भी एक अहम कदम था। शिवाजी जानते थे कि यदि किसी शत्रु पर विजय पानी है तो पहले उसके पद को या तो खुद के बराबर ले आओ या अपने पद को उसके पद से ऊपर ले चले जाओ, तभी आप उसके मनोबल को तोड़ पाओगे और उस पर विजय प्राप्त कर सकोगे। शिवाजी ने मुगलों पर मानसिक विजय पाने के लिए अपना राज्याभिषेक किया था। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को लेकर कहा जाता है कि मुगलों ने देश के सभी ब्राह्मणों को डराया था, जिस पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कसम खाई थी कि वो अपना राज्याभिषेक मुगल शासित राज्य के ब्राह्मण से ही करवाएंगे। जिसके बाद काशी के ब्राह्मणों द्वारा शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया, जो उस समय मुगलों के अधीन था। राज्याभिषेक के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी को राजा मानने से इनकार कर दिया, किंतु छत्रपति की उपाधि के बाद भी शिवाजी और औरंगजेब के मध्य बहुत से युद्ध हुए, जिसमें औरंगजेब को मुंह की खानी पड़ी। औरंगजेब को बहुत ही सैन्य और आर्थिक क्षति हुई, जिसके बाद उसे शिवाजी को एक राजा और दक्षिण को स्वतंत्र राज्य की मान्यता देनी पड़ी। औरंगजेब कभी भी अपनी मंशा में कामयाब न हो पाया। शिवाजी महाराज एक सम्राट के रूप में जाने जाते थे। वह बचपन से कोई कुंवर या राजा के रूप में नहीं, बल्कि सामान्य मनुष्य के रूप में पैदा हुए थे। लेकिन फिर भी वह भारतीय इतिहास और राजनीति से
अच्छी तरह से परिचित थे। शिवाजी ने प्रशासकीय कार्यों में मदद के लिए 8 मंत्रियों का एक मंडल तैयार किया था, जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। इसमें मंत्री प्रधान को पेशवा कहते थे। राजा के बाद सबसे ज्यादा महत्व पेशवा का होता था। वह आत्म वित्तीय मंत्री और राजस्व के कार्यों को देखते थे और मंत्री राजा के दैनिक कार्यों का लेखा जोखा रखता था। सचिव दफ्तरी काम किया करता था। सुमंत विदेश मंत्री होता था, जो सारे बाहर के काम किया करते थे। सेनापति सेना का प्रधान होता था। पंडित राव दान और धार्मिक कार्य किया करते थे। न्यायाधीश कानूनी मामलों की देखरेख करते थे। मराठा साम्राज्य उस समय 3 या 4 भागों में बटा हुआ था। प्रत्येक प्रांत में एक सूबेदार था, जो प्रांतपति कहा जाता था। हर एक सूबेदार के पास एक अष्टप्रधान सीमित होती थी। न्याय व्यवस्था प्राचीन प्रणाली पर आधारित थी। शुक्राचार्य, कौटिल्य और हिंदू धर्मशास्त्रों के आधार पर निर्णय दिए जाते थे। गांव के पटेल फौजदारी मुकदमों की जांच किया करते थे। राज्य की आय का साधन भूमि कर था। सरदेश मुखी से भी राजस्व वसूला जाता था। पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के लिए वसूला जाने वाला कर सरदेश मुखी कर था। शिवाजी महाराज अपने आप को मराठों का सरदेश मुख कहा करते थे और इसी हैसियत से सरदेश मुखी कर वसूला जाता था। सोयराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी महाराज से कम उम्र में 1660 में हुआ। वह अपनी मां जीजाबाई के साथ पिता शाहजी के पास बेंगलुरु स्थित महल गए थे। तभी उनकी सौतेली मां तुकाबाई ने उन पर विवाह के लिए दबाव डाला और उन्हें यह विवाह करना पड़ा। जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई जिंदा थी, तब तक काफी हद तक राजकाज पर वह नियंत्रण रखती थी। लेकिन उनके निधन के बाद सोयराबाई को महत्व मिलने लगा। एक बार जब शिवाजी राजकाज कार्य के लिए राजधानी से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने सोयराबाई को अपने पास बुलाया। राजे, आपने बुलाया? हाँ सोयराबाई, आइए बैठिए। जी राजे। सोयरा, मां साहब के जाने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं हम पे। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साम्राज्य को संभालने में मदद करें। किंतु राजे? किंतु परंतु कुछ नहीं। जब भी हम राजधानी में उपस्थित नहीं होंगे, तब आप ही यहाँ की जिम्मेदारी संभालेंगी, ठीक है ना? जैसा आप ठीक समझे राजे। शिवाजी महाराज ने जो जिम्मेदारी सोयराबाई को दी थी, उसे वह बहुत समय पहले से ही लेना चाहती थी, किंतु उन्हें इंतजार था बस एक मौके का, जो शिवाजी महाराज ने उन्हें दे दिया था। दरबार में सोयराबाई का दबदबा काफी बढ़ गया था और वह दरबार में कुछ ऐसे निर्णय लेने लगी थी जिसकी खबर शिवाजी को भी नहीं थी। शिवाजी के राजधानी में ना होने पर सोयराबाई अपने दोनों बच्चों, बेटा राजा राम और बेटी बालीबाई के साथ दरबार के मुख्य कार्यों को देखती थी। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने दक्षिण पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और उसके लिए उन्होंने सबसे पहले पांडुचेरी के जिंजी किले को अपने कब्जे में लेने के बारे में सोचा। जिंजी का किला ऐसा अभेद्य किला था जिसका निर्माण 9वीं शताब्दी में
चोल राजवंशियों द्वारा कराया गया था। इस किले की खूबसूरती यह है कि वह 7 पहाड़ियों पर निर्मित कराया गया था, जिसमें कृष्णगिरी, चंद्रगिरी और राजगिरी की पहाड़ियां प्रमुख हैं। यह किला इस प्रकार निर्मित है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे भारत का सबसे अभेद्य दुर्ग कहा था। वहीं अंग्रेजों ने भी इसे पूरब का ट्राय कहा था। यह किला ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। किला रणनीतिक रूप से इस प्रकार से बनाया गया था कि दुश्मन इस पर आक्रमण करने से पहले कई बार जरूर सोचे, क्योंकि यह किला पहाड़ियों पर स्थित था। इसीलिए आज भी यहाँ के राज दरबार तक 2 घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद पहुंचा जा सकता था। इस अभेद्य दुर्ग को जीतने के लिए शिवाजी महाराज ने अपने अष्टप्रधान मंत्रियों की एक सभा बुलाई और उनसे कहा, मंत्रीगण, आज हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि छत्रपति की उपाधि के बाद मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। हम चाहते हैं कि अब स्वराज की आग दक्षिण की तरफ भी बढ़े और उसके लिए हमें सबसे पहले पांडुचेरी के जिंजी किले को अपने अधिकार में करना होगा। छत्रपति, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किंतु जिंजी के किले के बारे में जितना सुना है उस हिसाब से उसे जीतना काफी मुश्किल है। ये ज्ञात है हमें। इस किले को जीतने के लिए हमें बल नहीं बल्कि युक्ति से काम लेना होगा। जी राजे, किंतु आपकी युक्ति क्या है? युक्ति शिवाजी की हंसी ने सभी को यह संकेत तो दे दिया था कि शिवाजी महाराज ने साम दाम दंड भेद सभी युक्तियों के बारे में पहले ही सोच रखा है। शिवाजी महाराज के सबसे साहसी अभियानों में से एक अभियान यह भी था, जिसे दक्षिणी अभियान कहा जाता है। यह पहली बार हुआ था जब शिवाजी महाराज अपने किले से इतनी दूर गए थे। शिवाजी महाराज पश्चिमी घाटों और रायगढ़ की राजधानी से दूर अपनी 50,000 सेना के साथ, जिसमें 30,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक थे। दक्षिण के मैदानों में पहुंचने के बाद चक्रावती नदी के किनारे चक्रापुरी में शिवाजी और उनके सैनिकों ने अपना डेरा डाला और जल्द ही किले को अपने अधिकार में कर लिया। कहा जाता है कि वे इस जगह पर वज्रपात की तरह गिरे और पहले ही आक्रमण में इसे अपने अधिकार में ले लिया। शिवाजी महाराज के जिंजी किले की विजय पर जाने से पहले उन्होंने रौफ खान और नाजिर खान के साथ किले के आत्मसमर्पण के लिए एक गुप्त समझौता किया था और उनकी मदद के लिए उन्हें धन और जागीरें प्रदान की गई थी। दक्षिण में आगे बढ़ना आसान हो, इसीलिए उन्होंने औरंगाबाद के सूबेदार और गोलकुंडा के कुतुब शाह के साथ संधि भी कर ली थी। इसी योजना के तहत शिवाजी महाराज ने इस अभियान को नाम दिया था दक्षिणी दिग्विजय। जिंजी पर विजय पताका फहराने के बाद शिवाजी महाराज ने दक्षिण में कई किलों पर अपना केसरिया झंडा फहराया, किंतु इन सब के बाद मराठा साम्राज्य में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जहां
शिवाजी महाराज एक तरफ स्वराज को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज को एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई जिससे लोगों को उनमें एक बागी नजर आने लगा। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के अलावा सबको लगा कि संभाजी महाराज ने शिवाजी के खिलाफ बगावत कर दी है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक बार शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र संभाजी महाराज को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, शंभू, तुम्हें पता है कि हम तुम्हें छावा कहकर क्यों बुलाते हैं? क्योंकि मैं आग का पुत्र हूं, एक सिंह का पुत्र। बिल्कुल सही। शेर के शिशु को छावा बुलाया जाता है, किंतु अब तुम बड़े हो गए हो, एक सिंह बन गए हो। बड़े होने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, इसीलिए हम आपको एक दायित्व देना चाहते हैं। दायित्व? कैसा दायित्व? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा साहेब। हम चाहते हैं कि तुम मुगलों के साथ मित्रता कर लो और उनके लिए कार्य करना भी शुरू करो। क्या? ये क्या कह रहे हैं बाबा साहेब? आपका पुत्र शत्रुओं से हाथ मिला ले? नहीं नहीं, कदापि नहीं हो सकता ये। हम अपने प्राण त्याग देंगे, किंतु ऐसा नहीं करेंगे। प्राण नहीं त्यागने हैं, बुद्धिमानी से काम लेना है। हम चाहते हैं कि तुम दिलेर खान और औरंगजेब के बेटे शाह आलम से मिलो और दोनों के विश्वास पात्र बन जाओ, वो भी किसी भी युक्ति से। उनका विश्वास जीतो और मुगलों की अंदरूनी बातों को खोज निकालो, जिससे हम मराठों को लाभ मिल सके। ओह, ये बात है। सही कह रहे हैं आप बाबा साहेब। मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें दुश्मनों के खेमे में जाकर उनकी युक्तियों के बारे में जानना होगा। ठीक है, अब जाओ और सुनो। जी बाबा साहेब। इस स्थान पर हम दोनों के अलावा सिर्फ ये दीपक ही था जो हमारी बात सुन रहा था, वो भी मैंने बुझा दिया है। इसीलिए अब इस बात की खबर किसी को भी कानो कान ना होने पाए। इस बात का ख्याल रखना शंभू। जी बाबा साहेब, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। प्रणाम। शिवाजी की इस युक्ति के बारे में सिर्फ दो लोग जानते थे, एक तो संभाजी और दूसरे शिवाजी महाराज खुद। शिवाजी की आज्ञा पाकर संभाजी ने दिलेर खान को एक पत्र के माध्यम से उससे मित्रता की बात कही। दिलेर खान भी उनकी बात से सहमत हो गया और उसने संभाजी को लेने के लिए कुछ मुगल सिपाहियों और अफसरों को भेज दिया। मुगलों से मिलने से पहले शंभू राजे ने श्रृंगारपुर के शिव मंदिर में महादेव का अभिषेक किया और उन सिपाहियों के पास जा पहुंचे जो शंभू राजे को लेने के लिए कृष्णा नदी के उस पार खड़े थे। हरे रंग के कुर्ते सलवार पहने लंबी लंबी दाढ़ी मूछ वाले मुगल शंभू राजे को मुग्ध भाव से देख रहे थे। युवराज के नदी में उतरते ही मुगल घुड़सवारों ने अपने हरे झंडे और तलवारों को हवा में लहराना शुरू कर दिया और अल्लाहू अकबर और जय शंभू राजे के नारे लगाने लगे। यह देखकर शंभू राजे घोड़े पर से उतरकर कृष्णा नदी का जल अपने हाथ में लिए और बोले, मैं संभाजी राजे भोसले माता कृष्णा की सौगंध खाकर कहता हूं कि उचित समय आने पर आपको यह पता चल जाएगा कि संभाजी कौन है। मैं सारी दुनिया को जीतकर आपके पास प्रणाम करने अवश्य आऊंगा और ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है।
संभाजी सकुशल दिलेर खान तक पहुंच गए और उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने लगे। शिवाजी की इस युक्ति ने काम करना शुरू कर दिया था। मुगल जो भी षड्यंत्र मराठों के खिलाफ करते उसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ती। कई बार तो मुगलों को अपनी ओर करने के लिए संभाजी ने कई युद्ध मराठों के खिलाफ लड़े। इस कारण से मराठों में इस बात की खबर फैलने लगी कि संभाजी ने राजद्रोह किया है, किंतु जो सच था वो तो शिवाजी ही जानते थे। मराठों में फैली असत्यता के कारण मुगल संभाजी पर विश्वास करने लगे थे। कई समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद शिवाजी महाराज के घुटनों में दर्द शुरू हो गया। शिवाजी महाराज ने इसका इलाज भी कराया, किंतु कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके कारण उन्होंने संभाजी को फिर से बुलाने की मंशा जाहिर की। किंतु संभाजी के वापस आने में बहुत अड़चन थी। दिलेर खान के सिपाही हर वक्त संभाजी पर नजर रखते थे, इसीलिए उसके चंगुल से निकल पाना थोड़ा मुश्किल था। शिवाजी महाराज ने अनेक उपाय करके अपने पुत्र संभाजी को अपने पास बुला लिया। संभाजी जब शिवाजी से मिले तब भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वैद्य की औषधियां भी उनके शरीर पर कारगर साबित नहीं हो रही थी। तबीयत में कई महीनों बाद भी कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके कारण उन्हें पेचिश और तेज बुखार भी आने लगा। अस्वस्थ शिवाजी का ख्याल उनकी पत्नी सोयराबाई रखती थी। यह शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी थी। सोयराबाई के मन में कहीं न कहीं यह था कि उनका बेटा राजा राम शिवाजी के बाद शिवाजी की गद्दी का मालिक हो। हालांकि उस गद्दी पर बड़ा होने के कारण बड़े बेटे संभाजी महाराज का दावा बनता था, लेकिन वह यह नहीं चाहती थी कि संभाजी छत्रपति बने। सोयराबाई की इस मंशा के कारण कुछ मंत्री भी उनकी तरफ हो गए। शिवाजी की मृत्यु से पहले ही मराठा साम्राज्य के कुछ लोग अंदर ही अंदर विद्रोह करने लगे कि तभी एक बार शिवाजी महाराज ने संभाजी को युद्ध करने के लिए कोल्हापुर भेज दिया, क्योंकि शिवाजी महाराज समय के साथ साथ कमजोर होने लगे थे और बीमारियां भी बढ़ने लगी थी। संभाजी के जाने के कुछ दिनों बाद ही शिवाजी और भी ज्यादा बीमारियों से ग्रसित हो गए और उनकी तबीयत और भी बिगड़ गई। शिवाजी महाराज धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे, किंतु किले में षड्यंत्र और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, जिसके बारे में शिवाजी महाराज अनभिज्ञ थे। किंतु एक दिन शिवाजी महाराज की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। तबीयत और ज्यादा खराब देख सोयराबाई ने वैद्यराज जी को बुलवाया। आगे क्या होने वाला था स्वराज की इस यात्रा में, इससे सब अनभिज्ञ थे, क्योंकि मृत्यु इस दुनिया का शाश्वत सत्य है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, किंतु कभी कभी किसी महापुरुष की मृत्यु सिर्फ एक इंसान की मृत्यु नहीं, बल्कि एक युग की समाप्ति होती है।
तो क्या अब एक युग समाप्त होने वाला था, या अभी भी बहुत सारा संघर्ष बाकी था शिवाजी महाराज के जीवन में? हम शिवाजी महाराज के विभिन्न पहलुओं से रूबरू होंगे और जानेंगे उनके आगे के जीवन के बारे में, किंतु हमारे अगले एपिसोड में।